कौन बेस्ट सीएम, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे या पुष्कर सिंह धामी? इस तरह का आकलन नहीं हुआ। 2027 में आपको फिर से अगर पार्टी मौका देती है तो रुद्रप्रयाग की जनता आपको क्यों चुने? रुद्रप्रयाग की जनता ने ही मुझे सड़क पुरुष की उपाधि भी दी है। तो अधिकारी भरत सिंह चौधरी की सुनते हैं? जो अधिकारी नहीं सुनेगा वो भरत चौधरी के जूते की सुनेगा। मैंने स्वीकार किया इस बात को कि शायद कुछ बेहतर शब्दों का चयन किया जा सकता था। भरत सिंह चौधरी अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ लोगों का एक मार्गदर्शक मंडल जिसको कहते हैं। अच्छा, तो निश्चित रूप से अगले 10 साल बाद हम भी उस मार्गदर्शक। तो पीएम मोदी तो अभी तक नहीं पहुंचे उस मंडल में। ये 2017 में जो भरत चौधरी को जीत मिली और सफलता मिली, क्या ये कमल का मैजिक था, क्या ये बीजेपी का मैजिक था या भरत सिंह चौधरी का मैजिक था? निश्चित रूप से बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। भरत सिंह चौधरी पर फिर से बीजेपी विश्वास करेगी 27 में? पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। अच्छा, जनता के बीच आप कितना समय बिताते हैं? एक विधायक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कितना समय दे पाते हैं आप? पूरी विधानसभा ही मेरा परिवार है। एक विधायक के तौर पर आपको कितनी सैलरी मिलती थी, अब मंत्री बन गए तो कितनी सैलरी मिल रही है, और जो सैलरी आपको मिलती है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? ओवरऑल मेरे ख्याल से 3 लाख के आसपास है। अभी मौजूदा समय की बात करें तो 90,000 करोड़ से अधिक का बोझ जो है उत्तराखंड पर आ चुका है। ये कर्ज झेल रहा है उत्तराखंड। सिर्फ विधायकों के पीछे लोग लठ लेके पड़े रहते हैं कि साहब उनको कितने विधायक हैं? 70 विधायक हैं, और अगर उनकी सैलरी 10-20 हज़ार बढ़ भी जाती है तो उससे पूरे प्रदेश की आर्थिकी पे बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। इस बात की कोई संभावना नहीं होती है। तो आप अपनी क्षमता को कम क्यों आंक रहे हैं? 10 साल बाद हो सकता है कि आपको उत्तराखंड के एक बड़े पद पर हम देखें भरत सिंह चौधरी, एक बड़ी हेडलाइंस, और हम वो हेडलाइन पढ़ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? अगर पार्टी चाहे तो मुझे 5 साल के लिए मौका दे सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज हम आपको एक ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति में कदम तो अपने छात्र जीवन में ही रख लिया था, लेकिन असल सफलता मिली साल 2017 में जब वो विधायक बने और अब मंत्री बन चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आज हमारे साथ मौजूद हैं रुद्रप्रयाग से बीजेपी के 2 बार विधायक भरत सिंह चौधरी जी, जो अब मंत्री बन चुके हैं। धामी कैबिनेट विस्तार हुआ तो मंत्री पद मिला भरत सिंह चौधरी को, और वो ग्राम्य विकास, एमएसएमई जैसे विभाग संभाल रहे हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भरत सिंह चौधरी जी से। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छा सर, मैं आपको विधायक जी बोलूं या मंत्री जी बोलूं, क्या अच्छा लगेगा आपको सुनने में? देखिए, आप कुछ भी बोलिए, रहूंगा तो मैं मंत्री ही। अच्छा, मंत्री पद अभी आपने हाल में ही संभाला है, तकरीबन मुझे लग रहा है 1.5 महीने का समय बीता है। कैसा एक्सपीरियंस है बतौर मंत्री? देखिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। बचपन से ही एक सपना था कि हाथ में कुछ ताकत आए तो समाज के लिए और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हुआ करती थी। आज बेशक उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। तो हमेशा से एक इच्छा थी, अपनी माताजी को देखा था सुबह से शाम तक खटते हुए, तो सोचा था कि कभी इनके लिए कुछ कर सकूं। और आज जब मुझे ग्राम्य विकास विभाग मिला है और मैं देख रहा हूं कि 2.5 लाख से अधिक दीदियों को हमने लखपति दीदी बना दिया है। इस बार भी हमने जो टारगेट रखे हैं उसको भी हम बहुत अच्छे से अचीव करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक विधायक के तौर पर कितनी जिम्मेदारी होती है और एक मंत्री के तौर पर कितनी जिम्मेदारी होती है? विधायक से कितना ज़्यादा बढ़ जाता है भार मंत्री बनने पर? देखिए, जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूं तो वो होती नहीं है, वो लेनी पड़ती है। डिपेंड करता है आप कितनी लेते हैं। एज ए विधायक आपके पास एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है
और एक जागरूक विधायक होने के नाते जिल प्रदेश के जो सरोकार होते हैं उनसे भी आप अपने को अलग रख नहीं सकते हैं, लेकिन मंत्री के नाते सीधे सीधे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और दो दो जिलों का प्रभारी मंत्री होने के नाते, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास जो 2 जिले हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का गृह जनपद है। तो उस नाते भी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हैं जिनको निभाना पड़ेगा कम समय में। अच्छा, आपका जो राजनीतिक संघर्ष रहा है, राजनीति का सफ़र रहा है, वो काफ़ी लंबा रहा है। अब जिस पद पर आप पहुँचे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अपने इस लंबे सफ़र में जब मैं पीछे मुड़ कर के देखता हूँ तो कई बार मुझे भी बहुत हैरानी होती है, बहुत हैरत होती है कि किस तरह की पगडंडियों से होकर के यहाँ तक का सफ़र तय किया है। एक समय ऐसा भी था जब 5 लगातार हार के बाद कमोबेश मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि शायद मेरी नियति में ये शामिल नहीं है विधायक होना, लेकिन उसके बावजूद एक ब्रेक थ्रू मिला, उसके बाद दूसरी बार मौका मिला और अब मंत्री के रूप में मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाली पीढ़ी जो राजनीति में अपना भविष्य तलाश रही है उनके लिए भी एक नज़ीर बनेगी कि धैर्य संयम अगर आदमी बरते तो सफलता, वो कहते हैं ना कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो अगर बुरा समय होता है और वो गुज़र जाए तो अच्छे समय आने में भी देर नहीं लगती है। अच्छा, ज़िंदगी में हार कितना ज़रूरी होता है? आप अपने एक्सपीरियंस से, अगर हम भरत सिंह चौधरी के एक्सपीरियंस को देखें तो ज़िंदगी में हार कितना ज़रूरी है? क्योंकि कई यूथ आपको अभी सुन रहे होंगे जो राजनीति में कदम रखना चाहते होंगे, लेकिन कहते हैं कि आप एक पड़ाव पर हार अगर आपने देख लिया तो आप टूट से जाते हैं, लेकिन आपने एक लंबा हार देखा, उसके बाद एक जीत का जो स्वाद होता है ना, वो बड़ा ही अच्छा होता है। देखिए, हार मेरा मानना है बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक हार आपको जितना सिखाती है, मैं समझता हूँ दर्जनों जीत भी उतना आपको नहीं सिखा पाती है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, हमारे जो बेबी हैं वो भी डिज़ाइनर बेबी हैं। उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि एक असफलता जहाँ मिली नहीं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको जीवन में लंबा चलना है, लंबा सफ़र तय करना है, तो कुछ ठोकरें लगना नितांत ज़रूरी है। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, 70s में ही आपने राजनीति में कदम रख लिया था। कभी जब पहली हार मिली तो कभी ऐसा लगा कि नहीं अब घर लौट चले, कुछ इस तरीके का फीलिंग कभी आया? कतई नहीं। 1993 में जब पहली बार मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय मैं एक ग्राम सभा का प्रधान था। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था उसमें राजनीति का कोसों दूर तक कोई स्थान नहीं था। मेरे लिए एक नया क्षेत्र था और जिनसे मैं मुकाबिल था वो इतनी बड़ी शख्सियत थी। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल एक बहुत बड़े नेता उस समय उत्तर प्रदेश के हुआ करते थे, उच्च शिक्षा मंत्री भी थे और 5वीं बार वो विधायक थे जब पहली बार मैं उनके मुकाबले में खड़ा हुआ। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी दूसरी बार विधायक हो चले थे और उससे पहले वो उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके थे। मैं एक साधन विहीन उत्साही नवयुवक था, तो उस हार को मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। मैंने माना कि ये मेरा इंट्रोडक्टरी इलेक्शन था। संयोग से पार्टी भी मेरे पास ऐसी नहीं थी कि जिसका उस समय बोलबाला रहा हो, तो मैं कतई संतुष्ट था अपनी पहली परफॉर्मेंस से
कि मैंने जितना भी परफॉर्म किया है वो बहुत अच्छा है। अच्छा भरत चौधरी जी, देखिए आपका एक लंबा सफर तो रहा, लेकिन आपको सफलता मिलती है साल 2017 में, जब आप 2013 में बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। 2017 में जनता आप पर विश्वास करती है, आप जीत हासिल करते हैं। ये 2017 में जो भरत चौधरी को जीत मिली और सफलता मिली, क्या ये कमल का मैजिक था, क्या ये बीजेपी का मैजिक था, या भरत सिंह चौधरी का मैजिक था? बिल्कुल, ये इस बात से मैं कतई इनकार नहीं करूँगा कि ये बीजेपी का मैजिक ही था। मुख्यतः ये बात दीगर है कि 5 लगातार हारों के बाद एक सहानुभूति भी ज़बरदस्त तरीके से मेरे पक्ष में काम कर रही थी, और ऊपर से मोदी जी का जो मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा था उसका मुझे सहारा मिला, और मेरी जीत जो शायद अन्यथा बहुत छोटी हो सकती थी, वो बड़े मार्जिन से लगभग 52% वोट हासिल करके अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उससे दुगने से अधिक वोट लेकर के मैं विधानसभा में आया। तो निश्चित रूप से बीजेपी का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। और दूसरी बार जो जनता ने आपको फिर से चुना, रुद्रप्रयाग की जनता ने, वो क्या आपका मैजिक था? उन्होंने देख लिया था कि 5 साल में जो हमारा नेता है वो अच्छा काम कर सकता है? बिल्कुल, बीजेपी अपने आप में बहुत मजबूत पार्टी है, वैचारिक धरातल पे खड़ी पार्टी है। पूरे देश में बीजेपी का दबदबा था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल पद पे रहते हुए अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो सिर्फ इस आधार पे जनता आपको नहीं स्वीकार करने वाली है कि आप बीजेपी से संबंध रखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि 2022 की जो जीत थी उसमें मेरे 5 साल की जो परफॉर्मेंस थी उसका भी लोगों ने ध्यान रखा, और बाकी बीजेपी तो अपनी जगह थी ही। अच्छा, 2027 में क्या होने जा रहा है? क्या 2027 में, देखिए बीजेपी ना बहुत फिल्टर करते हुए इस बार टिकट देने वाली है, बहुत सोच समझ कर देने वाली है। भरत सिंह चौधरी पर फिर से बीजेपी विश्वास करेगी 27 में? देखिए, ये पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा, और ये उस समय पर डिपेंड करेगा कि उस समय मेरी विनेबिलिटी कितनी है, मेरे प्रति एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी है। पार्टी का जो मैकेनिज्म है वो बहुत मजबूत है, और कोई भी व्यक्ति पार्टी को बरगला करके, धोखा दे करके आगे नहीं निकल सकता है। तो इसलिए मैंने पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ा है। अगर उनकी इच्छा होगी कि एक बार पुनः मैं रुद्रप्रयाग की जनता की सेवा करूँगा, तो मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, हाजिर हूँ। और अगर पार्टी किसी और को भी प्रत्याशी बनाएगी तो मैं उसके लिए भी पूरे जी जान से काम करूँ। मतलब पहले से आपने माइंड मेकअप किया हुआ है कि कुछ भी हो सकता है? अच्छा, ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि पार्टी जो है इस बार कई तरह के सर्वे करवा रही है। अब अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि इंटरनल सर्वे जो बीजेपी ने करवाया उसमें कई विधायक जो हैं वो फेल हो गए हैं, चाहे वो धरातल पर काम करना हो या फिर जनता के बीच में समय देना हो। कई विधायकों की जो रिपोर्ट आई है, इंटरनल रिपोर्ट, वो फेल हो गए हैं। क्या इतना फिल्टर करते हुए विधायकों को या उम्मीदवारों को टिकट देना, क्या आपको लगता है सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर पार्टी के पास कोई प्रतिकूल रिपोर्ट मेरी होती तो शायद ऐसे समय पर मुझे मंत्रिमंडल में शामिल कतई नहीं करते। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि रिपोर्ट मेरे अनुकूल रही होगी, क्योंकि इन 9 सालों में मैंने ऐसा कोई अवसर नहीं आने दिया जबकि जनता को मुझसे कोई शिकायत रही हो, मैं उनके बीच न रहा हूँ, जन सरोकारों से मैंने अपने को अलग कर लिया हो, इस तरह की स्थिति मैंने कभी आने नहीं दी। तो और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझको ये जिम्मेदारी दी है। अच्छा, जनता के बीच आप कितना समय बिताते हैं? एक विधायक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कितना समय दे पाते हैं आप? देखिए, मैं उन विधायकों में से हूँ जो पूरे यकीन के साथ कह सकता है कि मैं एक पूर्णकालिक सेवक हूँ।
मेरा न तो कोई व्यापार है, न कोई व्यवसाय है, न कोई काम है, न कोई धंधा है। मैं पूरी तरह से जनता के लिए हूँ। यहाँ तक कि मेरी जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं वो भी मैं कब के निभा चुका हूँ। अब परिवार का कोई दायित्व मुझ पर नहीं है, सब इंडिपेंडेंट हैं। अब पूरी विधानसभा ही मेरा परिवार है, पूरा उत्तराखंड ही मेरा परिवार है। इस भावना के साथ मैं राजनीति में काम करता हूँ। अच्छा, आप एक धाकड़ विधायक कहलाते हैं। अब सूबे के मुखिया को धाकड़ धामी कहा जाता है, जो कि राजनाथ सिंह ने उन्हें नाम दिया धाकड़ धामी। एक तरफ धाकड़ धामी, दूसरी तरफ धाकड़ विधायक भरत सिंह चौधरी, कैसा लगता है? देखिए, धामी वाकई धाकड़ है, इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से अपना लगभग 4.5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। इन 4.5 सालों में आपने देखा होगा, पत्रकारों की मैं अगर बात करूं, वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि किसी नेता से कोई चूक हो जाए। लेकिन 4.5 साल में क्या मजाल है कि एक शब्द भी मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा कहा हो जो मीडिया की पकड़ में आया हो। जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इतनी अपेक्षा उनसे रही हो। ख़ास तौर पे जो कॉमन सिविल कोड है उसको यूसीसी जो वो लाए हैं, उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उत्तराखंड जैसा छोटा स्टेट इसकी पहल कर सकता है और इतनी सफलता के साथ आज उसको रेप्लिकेट करने के लिए पूरे देश के जितने स्टेट हैं वो तैयार हैं। आप देखिए कि पिछले 4 सालों में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा नियुक्तियां सरकारी विभाग में हुई हैं। और जहां एक तरफ पूरे जनमानस ने ये स्वीकार कर लिया था कि बिना पर्ची के और बिना खर्ची के कोई नियुक्ति हो नहीं सकती है, इस 30,000 की नियुक्ति में एक भी मामला ऐसा नहीं आया जिसमें किसी तरह की फॉल प्रैक्टिस का कोई आरोप लगा हो या हुआ हो। इस तरह की कोई अंडर द टेबल कोई डील हुई हो, कोई मैनेज हुआ हो। पूरी पारदर्शिता के साथ ये हुआ है। आपने देखा कि जब युवाओं का आंदोलन चल रहा था और जबकि पूरे प्रदेश में लोग ये मान करके चल रहे थे कि ये बड़ा उग्र आंदोलन होने वाला है, युवा बहुत उग्र हैं, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी बिना किसी पूर्व सूचना के सीधा युवाओं के बीच में गए और एक संवाद, एक कनेक्ट उन्होंने उनसे स्थापित किया, वो काबिले तारीफ़ है। उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसको दिखाता है। और अब तो वो धाकड़ ही नहीं, अब तो धुरंधर भी कहलाने लगे हैं। तो वो मैं मानता हूँ भगवान उनको लंबी उम्र दे और मैं मानता हूँ कि वो अगले 10 साल तक और उत्तराखंड की सेवा करने वाले हैं। उसके बाद हम उनको बाइज्जत केंद्र में भेज देंगे। अच्छा, मतलब आपने अपनी तरफ से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि जहां आप पहुंचे हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि मंत्री पद देखिए हर एक विधायक की महत्वाकांक्षा होती है, वो आपकी पूरी हो चुकी है। तो अब कहीं आपकी नज़र किसी और पद पर तो नहीं? कतई नहीं, कतई नहीं। मैं ये मानता हूँ, शायद आज से 20 साल पहले मुझे ब्रेक मिला होता, 2002 के चुनाव में शायद अगर मुझे ब्रेक मिला होता तो शायद हो सकता है मैं कुछ और सोच रहा होता। लेकिन आज मैं इस बात को समझता हूँ कि मुझे जो मिला है वो मेरी अपेक्षाओं से भी बहुत ज़्यादा है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और अगर मैं उस दिन पूरी तरह से संतुष्ट होऊंगा जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं कुछ कर पाया हूँ, जिनके लिए मैं करने की पूरी ताउम्र एक सोच रखता था, उनके लिए अगर मैं कुछ कर पाया, तब मैं अपने आप को सोचूंगा कि मैं इससे संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपने सीएम धामी का 10 साल के बाद भविष्य क्या होगा वो तो बता दिया, लेकिन भरत सिंह चौधरी अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं?
10 साल बाद अगर रहे इस धरती पे अरे तो सर। निश्चित रूप से हम उन लोगों जो भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ लोगों का एक नहीं, आजकल मन में एक जो बात है वो क्लब बोल दीजिए एक सर। एक क्लब है। आप सब जानते हैं कि मार्गदर्शक मंडल जिसको कहते हैं। अच्छा, तो निश्चित रूप से अगले 10 साल बाद हम भी उस तो मार्गदर्शक पीएम मंडल मोदी में तो अभी तक नहीं पहुंचे उस मंडल में। नहीं, पीएम मोदी के अंदर जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, मैं तो चाहता हूं कि वो अगले 100 साल तक भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। भगवान ने उनको जो ऊर्जा दी है, जो क्षमता दी है, वो मेरे ख्याल से जहाँ जितने राजनेताओं को मैं जानता हूँ, जितना राजनीति के बारे में मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से उनकी जो क्षमताएं हैं वो अनपैरेलल है, उनका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो आप अपनी क्षमता को कम क्यों आंक रहे हैं? 10 साल बाद हो देखिए, सकता है कि आपको उत्तराखंड के एक बड़े पद पर हम देखें, भरत सिंह चौधरी, एक बड़ी बड़ी हेडलाइंस, और हम वो हेडलाइन पढ़ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, इस बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, सोच भी नहीं सकता हूँ। जो सबसे बड़ा लक्ष्य मेरा यह है कि मैं 2027 में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त वापसी हो और फिर से एक बार अगर पार्टी चाहे तो मुझे 5 साल के लिए मौका दे सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। मतलब 27 में हैट्रिक लगाने में आप अपना योगदान भी देना चाह रहे हैं? बिल्कुल देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच समन्वय होना, तालमेल होना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है, और मैंने ये पाया है कि अगर आप समर्पण की भावना से काम कर रहे हों, अगर आप विषयों का पूरा अध्ययन करके एक पूरी जानकारी के साथ अधिकारियों को, कई बार क्या होता कि अधिकारियों से इस तरह की अपेक्षाएं रखी जाने लगती हैं जो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं होता है। वहाँ पर हो सकता है इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सच्चे मन से काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करना चाह रहे हैं, तो तालमेल तो निश्चित रूप से बनेगा। तो अधिकारी भरत सिंह चौधरी के सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक बार आपने बयान दिया था कि जो अधिकारी नहीं सुनेगा वो भरत चौधरी के जूते की सुनेगा। इस पे खूब बवाल हुआ था, खूब विवाद हुआ था। क्या आवेश में आकर दिया हुआ वो बयान था? नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अभी तक किसी ने नहीं कहा कि मैं भरत चौधरी की नहीं सुनूंगा। हाँ। अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं कहा। तो कहीं वो आपके उस स्टेटमेंट का असर तो नहीं था? कतई नहीं, क्योंकि मेरी राजनीति उस दिन से शुरू नहीं हुई। मैंने और भी चैनलों पे इस बात को कहा है कि मेरा 45 साल का सार्वजनिक जीवन है, और एक बयान के आधार पे आप मेरे चरित्र का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, मेरे पूरे करियर का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। वो बयान किस तरह से था, किन परिस्थितियों में दिया गया, वो बड़ी लंबी बहस का विषय है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। और मैंने ये भी कहा, मैंने स्वीकार किया इस बात को कि शायद कुछ बेहतर शब्दों का चयन किया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक पद पर रहते हैं तो उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही जनप्रतिनिधियों को शब्दों का चयन करना चाहिए। बहर मैं अब आपके मंत्री पद क्योंकि आपको मिला, धार्मिक कैबिनेट विस्तार जिस समय पर हुआ, क्या आपको लगता है ये टाइम समय बिल्कुल सटीक था या इससे पहले हो जाना चाहिए? देखिए, ये हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया है सोच समझ के लिया होगा, जो उन्होंने एप्रोप्रिएट टाइम उसके लिए मुकर्रर किया होगा। इसमें मेरे ख्याल से टिप्पणी करना, हाँ, मंत्री के रूप में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे अगर और लंबा समय मिला होता तो ज़्यादा बेहतर होता। हाँ बिल्कुल, यही मैं जानना चाहती हूँ कि 8-9 महीने का समय बचा है सर, आपको लगता है कि 8-9 महीने में कोई भी मंत्री अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है? और एक मंत्री होने के नाते आपने अपना लक्ष्य क्या तय किया हुआ है कि मुझे 8-9 महीने में कितना काम करना है? देखिए, अच्छी शुरुआत कभी भी की जा सकती है,
कहते हैं इट इज़ नेवर टू लेट। कभी भी किसी भी अच्छे काम के लिए ये बहुत देर हो गई ऐसा कहना उचित नहीं होगा। और अगर 5 साल भी पिछले 4 सालों की भी मैं बात करूं तो सरकार तब भी फंक्शनल थी, सरकार तब भी काम कर रही थी, बेहतरीन काम कर रही थी। ये बात ज़रूर है कि मंत्रियों की संख्या थोड़ी कम थी और आज पूरी तादाद में मंत्री जो यहाँ के फ्रेमवर्क में जितने अनुमन्य हैं पूरे स्ट्रेंथ के साथ मंत्रीगण काम कर रहे हैं, तो इसका भी लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपके ही साथी हैं लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत जी। उन्होंने तंज कसा था नए मंत्रियों पर। उन्होंने कहा कि भला अब ये मंत्री बनकर कर ही क्या लेंगे, 9 महीने का समय बचा है, इतने में काम ही क्या हो जाएगा। इसे आप किस तरह से देखिए, वो बहुत हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्होंने जो कहा है उसको उस स्पिरिट में देखा जाना चाहिए कि 9 महीने के बजाय अगर 5 साल का समय मिला होता तो शायद ये लोग ज़्यादा काम कर पाते। ये उनका कहने का मकसद रहा होगा, वरना 8-9 महीने भी कम नहीं होते हैं। महाभारत तो 18 दिन में पूरा हो गया था, तो ये तो 9 महीने हैं। 9 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है। इतनी बड़ी कौरव सेना को पांडवों ने 18 दिन में धूल चटा दी। हम तो वैसे ही मृत प्राय पड़ी कांग्रेस को निपटाने के लिए 9 महीने बहुत होते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी विधायक अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति में हो? लैंसडाउन के बीजेपी विधायक कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला तो कह दिया अंगूर खट्टे? नहीं, कतई नहीं। उनका सम्मान आज भी किसी भी मंत्री से कम नहीं है। वो बहुत सीनियर विधायक हैं और विधायक के अलावा भी वो महंत भी हैं, तो इस तरह की बात उनके बारे में नहीं कही जा सकती है। वो बहुत जिम्मेदार आदमी है। अच्छा, महिला आरक्षण को लेकर हमने देखा कि अभी मौजूदा समय में बीजेपी ने खूब माहौल बनाने का काम किया। अब ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी जो है महिला हितैषी है। क्या माना जाए 2027 में अधिक से अधिक महिलाओं को बीजेपी टिकट देगी क्या? देखिए, अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुत लंबे समय तक महिलाओं को आरक्षण से वंचित नहीं रखा जा सकता है। दुनिया का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर किसी को न्यायोचित तरीके से उनके अधिकार नहीं दिए गए तो छीन करके लोगों ने अपने अधिकार लिए हैं। और मैं समझता हूँ इस समय महिलाओं में जो जागरूकता पैदा हुई है, कोई ना कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकालेगी और जो महिला आरक्षण है वो निश्चित रूप से लागू होगा। और जहाँ तक 27 का सवाल है, अगर उससे पहले ये लागू नहीं होता है तो पार्टी निश्चित रूप से पर्याप्त संख्या में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देगी। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर चलिए ठीक है, हमने देखा कि लोकसभा राज्यसभा से ये बिल नहीं पास होता है, नहीं हुआ। सवाल ये है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने के लिए परिसीमन वाला पेंच क्यों फंसाया जा रहा है? अगर वाकई में सरकार हितैषी है महिलाओं को लेकर, तो आप उत्तराखंड में दे दीजिए ना 33% आरक्षण। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सरकार जिस फॉर्मूले को लेकर के आई, उस फॉर्मूले पे उत्तराखंड में 35 महिलाओं को जो है विधानसभा में जाने का मौका मिलता है। और जिस एज इट इज की अगर आप बात करें तो महज 23 महिलाएं जो है आरक्षण की परिधि में आती हैं। तो सरकार ने तो बहुत ईमानदारी से प्रयास किया था कि अगर हमने 1/3 की बात की है तो वाकई 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए। दूसरी बात, आप ये देखिए कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब हम एक गीत गाते थे कि 33 करोड़ हैं पुत्र तिहारे सबके सब बलवान। 33 करोड़ की कुल हमारी आबादी थी। आज हम 140 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि उतने ही लोग, जितने लोग 33 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उतने ही लोग जो है 140 करोड़ की नुमाइंदगी करें? ऐसे ऐसे भी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर जो है वोटर
40 लाख तक पहुंच चुका है। अगर आउटर दिल्ली की हम बात करें, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो अब समय, और वैसे भी संविधान में व्यवस्था थी कि देयर शेल बी डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस, हर जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, और अब सरकार करना चाहती है, तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? क्योंकि अभी कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल बना रही है। 27 में कांग्रेस अगर इसे माहौल बनाती है तो क्या लगता है कि अगेंस्ट बीजेपी जा सकता है क्या? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि 2023 में जब ये पास हो गया था तो अब परिसीमन का पेंच क्यों फंसाया जा रहा है? देखिए, 2023 में सिद्धांततः ये स्वीकार कर लिया गया था कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। उसमें भी ये बात तय थी कि जो परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद सीटों का आइडेंटिफिकेशन होगा, उनको चिन्हित किया जाएगा, और उसी आधार पर जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस को तो सारी सीटें हारनी है। इससे क्या फर्क पड़ता है वो महिला को दे, पुरुष को दे, इसको दे, उसको दे, फर्क क्या पड़ता आप है? लोगों का यही कॉन्फिडेंस है जिसे बीजेपी कांग्रेस ये कहती है कि वोट चोरी है, ये ईवीएम हैक है ये? क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से बीजेपी के लोग कहते हैं कि पहले से ही विपक्ष हार रहा है। मैं आपको उदाहरण दे करके कह सकता हूं कि कांग्रेस जब किसी प्रदेश में एक बार चुनाव हारती है तो फिर उसकी वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। उदाहरण बंगाल का आपके सामने है, बिहार का आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का आपके सामने है, गुजरात का आपके सामने है, महाराष्ट्र का आपके सामने है। यहाँ कांग्रेस 2 चुनाव लगातार हार चुकी है। ऐसी स्थिति कभी नहीं आने वाली है कि कांग्रेस तीसरा चुनाव जीत जाए। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बीजेपी के पास आखिर वो कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें हर कोई दागी जो है वो धुल जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ही देखिए, बंगाल में जिसे मुख्यमंत्री बनाया गया है शुभेंदु अधिकारी, उन पर तो 2016 में खुद आरोप लगाया था बीजेपी ने, और आज उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। सवाल वॉशिंग मशीन का नहीं है, सवाल विचारधारा का है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जब तक हमारे जिन्होंने रामायण की रचना की, वाल्मीकि जी, पहले क्या करते थे हम सब जानते हैं। जब से उन्होंने राम राम जपना शुरू किया तो वो महर्षि वाल्मीकि हो गए। पहले आप एक गलत विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे, आज आपने एक अच्छी विचारधारा को स्वीकार कर लिया, तो जनता आपको क्यों नहीं स्वीकार करेगी? मैं जब तक कांग्रेस में था तब तक लोग कहते थे कि नेता तो बहुत अच्छा है लेकिन पार्टी ठीक नहीं है। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, लोगों ने मुझे स्वीकार किया, एक बार नहीं 2 बार स्वीकार किया। तो इसमें मतलब विचारधारा बदल जाती है, विचारधारा बदल जाती है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से उसने अपनी पुरानी विचारधारा को त्याग दिया। और ये जीवन परिवर्तनशील है, दुनिया परिवर्तनशील है। लेकिन आपको लगता है ना कि इससे पार्टी की भी छवि धूमिल होती है? क्योंकि आप एक ऐसे नेता, जहां मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में देखिए वीडियो भी बहुत शेयर किए जा रहे थे, जैसे उनके मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ कि वो मंच से प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि वो किस तरह से 5 लाख रिश्वत ले रहे थे। वो वीडियो भी शेयर किया जाता है, बीजेपी के यूट्यूब पे डाला जाता है, लेकिन अब उसे हटा दिया गया क्योंकि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो आपको लगता नहीं कि अगर आप चयन कर रहे हैं एक ऐसे नेता का तो उसकी छवि भी देखनी चाहिए ताकि पार्टी को कोई नुकसान ना हो? बिल्कुल देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ देखिए पॉलिटिक्स में और वैसे भी जीवन में भी हर जो आरोप लगता है वो सिद्ध नहीं होता है। और हमारी न्याय व्यवस्था कहती है कि जब तक कोई आरोप बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स प्रूव नहीं हो जाता है तब तक हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो अगर उन पे आरोप लगे हैं और जांच के बाद ये सिद्ध हो गया है कि वो आरोप निराधार थे, जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। और प्रजातंत्र में आप जानते हैं कि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। एक बार जनता ने आपको स्वीकार कर लिया तो ये माना जाता है कि आप
जनता ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि आप पे जो आरोप थे उनका कोई आधार नहीं था। ठीक है, एक पर्सनल सवाल आपसे कि एक विधायक के तौर पर आपको कितनी सैलरी मिलती थी, अब मंत्री बन गए हैं तो कितनी सैलरी मिल रही है, और जो सैलरी आपको मिलती है उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं आप? देखिए, मैं अगर आपको सच बात बताऊं तो ये बड़ा जटिल प्रश्न है। अगर आप कहेंगे कि आपको कुल कितना मिलता है वो बिल्कुल अलग है। आप सैलरी कहेंगे तो विधायक के तौर पे मुझे 30,000 रुपये की सैलरी मिलती थी। जो हमको मिलता है उसमें हमारे ड्राइवर का, हमारी गाड़ी का, हमारे ऑफिस का, हमारे अटेंडेंट का सारा सम्मिलित होता है। तो उस रूप में जो मुझे मिल रहा था, वेतन की मद में अगर कहें तो 30,000 रुपये महीना वो जो है वो वेतन विधायक का था। और ओवरऑल मेरे ख्याल से 3 लाख के आसपास है, जिसमें लेकिन आप देखिए एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक वीडियो लेवल तक के अधिकारी के पास एक गाड़ी होती है। एक गाड़ी का ही खर्चा एक महीने का लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होता है। अगर ड्राइवर की आप बात करें, उसके फ्यूल की आप बात करें, गाड़ी की कीमत की बात करें, उसके डेप्रिसिएशन की बात करें, आपको विधायक के रूप में 3 ऑफिस चलाने पड़ते हैं। एक आपका क्षेत्र में होता है, एक आपका देहरादून में होता है, और जब आप दौरे पे होते हैं तो एक आपका कैंप कार्यालय होता है। 2-2, 3-3 अटेंडेंट आपके साथ होते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये बात अलग है कि सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को, तभी तो हम सीधा एक विधायक और एक मंत्री से पूछ रहे हैं कि आपको कितना मिलता है। मैंने अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया कि मंत्री के रूप में कितना इजाफा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ होगा। हो सकता है 30 का 40 हो गया हो, इससे ज़्यादा कुछ हुआ होगा। अच्छा, अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं आप? मेरे अपने ऊपर देखे, मैं लगभग सात्विक जीवन जीता हूँ और बहुत ही सादा भोजन करता हूँ, सादे वस्त्र पहनता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा निजी खर्च 10-15 हज़ार रुपये महीने से अधिक अपने ऊपर हो। अच्छा। अगर मैं गाड़ी घोड़े इनका आना जाना ऑफिस छोड़ दूँ तो मेरा निजी खर्च 15-20 हज़ार रुपये महीने से अधिक का नहीं होता है। अच्छा, हमने देखा है कि देखिए उत्तराखंड पर बोझ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी मौजूदा समय की बात करें तो 90,000 करोड़ से अधिक का बोझ जो है उत्तराखंड पर आ चुका है। ये कर्ज झेल रहा है उत्तराखंड। लेकिन समय समय पर जो विधायकों की सैलरी बढ़ाई जा रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि और भी ज्यादा बोझ तले प्रदेश दबता जा रहा है? कितने विधायक हैं? 70 कुल विधायक हैं, और अगर उनकी सैलरी 10-20 हज़ार बढ़ भी जाती है तो उससे पूरे प्रदेश की आर्थिकी पे बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा, इस बात की कोई संभावना नहीं होती है। आप देखिए आज की तारीख में जो अधिकारी हैं, कितने अधिकारी हैं, आप देखिए कि 70 विधायक के अगेंस्ट 70 से ज़्यादा तो हमारे पास IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं, कितने अधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, और कितना वो वेतन लेते हैं, उसके तो कहीं जिक्र नहीं होता है। सिर्फ विधायकों के पीछे लोग लठ लेके पड़े रहते हैं कि साहब उनको। अच्छा, लेकिन इसमें ना प्राइवेट जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जैसे ये खबर आती है कि विधायकों की सैलरी बढ़ गई है, एकदम से उनमें एक उबाल और गुस्सा आ जाता है कि हमें अपनी 1,000-2,000 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी करवाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की बल्ले बल्ले हो रही है। नहीं, जनप्रतिनिधियों की सैलरी जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं बढ़ती है। अगर मेरी सैलरी बढ़ती है तो मेरे ड्राइवर की भी सैलरी बढ़ती है, मेरी सैलरी बढ़ती है तो मेरे क्लर्क की भी सैलरी बढ़ती है। नहीं, ड्राइवर्स की तो अलग बढ़ाई गई थी ना, 20,000 तो अलग बढ़ाई गई थी अभी हाल ही में खबर। नहीं, बढ़ाई नहीं गई थी, टोटल 20,000। अब आप समझ सकती हैं। नहीं, 60,000 तक पहुंची है। नहीं, ये पूरे मिथ है, भ्रम है। और ये भी कहा जाता है कि साहब विधायक को 6,000 रुपये क्यों मिलता है टेलीफोन का, जबकि 900 रुपये में। मैं कह रहा हूँ मेरा जो टेलीफोन नंबर वहाँ है
जितना उसका बिल आता है 725 रुपये महीने आता है तो 725 रुपये ही मिलते हैं, मुझे अलग से पैसा थोड़ी मिलता है टेलीफोन का। उसी तरह से बहुत सारे खर्चे हैं, जो एक्चुअल खर्चे होते हैं वही होते हैं। अच्छा। कोई अब बिजली की अगर आप बात करें तो बिजली मैं जितनी जलाऊंगा उतने मान लो अगर 1 लाख की लिमिट है तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 1 लाख की बिजली ही जलाऊंगा। तो ये इस तरह के बहुत सारे मिथ्स जो है लोगों ने बना दिए हैं, और मेरे ख्याल से अब समय भी आ रहा है उस बात का। मैं तो कहता हूँ कि किसी विधायक को आगे आ करके इस बात का भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस तरह की स्थिति नहीं है जिस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिखाई जाती है कि विधायक को बहुत मोटी सैलरी मिल रही है, वो माला माल हो गया है। ऐसा कतई नहीं है। अच्छा, अभी मौजूदा समय में हमने ये भी देखा कि पार्टी के कई विधायक जो हैं वो अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाते नजर आए। चाहे हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, अरविंद पांडे की बात करें, मुन्ना सिंह चौहान की बात करें, ये वो नाम हैं जो समय समय पर अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं। क्या आपको लगता है इससे कोई नुकसान 27 में हो सकता है पार्टी को? क्या करें, जब कांग्रेस नहीं पूछ रही है, जिनको पूछना चाहिए था वो नहीं पूछ रहे हैं, तो अब नहीं पूछ करके काम चला रहे हैं, क्या करें। तो मतलब आईना दिखाना जरूरी है। वैसे भी ये जो है इंटरनल डेमोक्रेसी को भी तो दिखाता है कि हमारे यहाँ इतनी आज़ादी है कि अपनी बात, अपने विचार कोई बिना इस बात की परवाह किए भी रख सकता है कि सरकार अपनी है या अपनी पार्टी की है। अच्छा भरत सिंह चौधरी जी, अब एक फटाफट से रैपिड फायर खेलते हैं। ये ऐसा होगा कि मैं आपको एक शब्द दूंगी, इस शब्द को सुनने के बाद आपको जो भी आपके जहन में होगा आपको फटाफट से बोलना है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है? चले, पहला उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। पुष्कर सिंह धामी बहुत उज्जवल भविष्य है। रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग आगे बढ़ रहा है। जनता बहुत खुश है। 2027 चुनाव भाजपा की निश्चित जीत। कौन बेस्ट सीएम, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे या पुष्कर सिंह धामी? सब अच्छे थे। बेस्ट के लिए अभी कोई इस तरह का आकलन नहीं हुआ। सब ने अपने अपने समय पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बहुत सोचकर बोल रहे हैं। कौन सा पद बेस्ट है आपके लिए, विधायक या मंत्री? निश्चित रूप से मंत्री। अच्छा, सीएम बनाया जाता है तो कोई एक काम जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे अगर आपको सीएम बनाया जाता है उत्तराखंड का, तो? इसकी कोई संभावना नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? नहीं, मतलब एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों नहीं आ रहा आपके अंदर? आप मुख्यमंत्री पद में जाना नहीं चाहते हैं क्या? मैं किसी खुशफहमी में जीना नहीं चाहता हूँ। अच्छा। और जब तक पुष्कर सिंह धामी हैं तब तक मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ। और जब तक वो रहेंगे उसके बाद शायद मेरी उम्र इतनी हो चुकी होगी। अच्छा, राजनीति या परिवार? देखिए, मैंने जनता को ही अपना परिवार माना है, जो मैंने पहले आपसे कहा। तो इसलिए राजनीति और परिवार में अंतर करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। गैरसैंण राजधानी बनेगी 27 में। समय तय करना मुश्किल है, लेकिन बनेगी जरूर। पहाड़ या मैदान? दोनों जरूरत के हिसाब से। आप किसी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना मैदान के पहाड़ जी नहीं सकता है, और बिना पहाड़ के जब गंगा नहीं आएगी, यमुना नहीं आएगी, तो मैदान क्या कर लेगा। अच्छा, कांग्रेस रसातल में जा रही है। अच्छा, भरत सिंह चौधरी? बताइए। निश्चित रूप से जिंदाबाद कहूँगा। अमर रहे तो नहीं कह सकता। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया खेला आपने। अच्छा, लास्ट में हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइए कि रुद्रप्रयाग की जनता के लिए अब तक आपने कितना क्या किया है, और 2027 में आपको फिर से अगर पार्टी मौका देती है तो रुद्रप्रयाग की जनता आपको क्यों चुने?
देखिए, रुद्रप्रयाग की जनता के लिए मैंने पिछले 9 सालों में रिकॉर्ड सड़कें बनाई हैं और रुद्रप्रयाग की जनता ने ही मुझे सड़क पुरुष की उपाधि भी दी है। एक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना मैंने रुद्रप्रयाग विधानसभा में की है जो कंप्लीशन पे है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 55 करोड़ की लागत से बन करके तैयार है। जो हमारा कृषि महाविद्यालय है उसके जो भवन का निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी जो चिरबटिया परिसर है उसमें हमारी कक्षाएं संचालित होने लगेंगी। वेटनरी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में मैं निरंतर प्रयत्नशील हूँ। इसके अलावा कई मोटर पुल हैं जो प्रस्तावित हैं और बहुत जल्दी बनने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने सभी विद्यालयों, अपने जितने हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजेज हैं, सब में ई लर्निंग की शुरुआत अपने विधायक बनने के पहले साल में ही कर दी थी, जिसको कि बाद में पूरे प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों ने रेप्लिकेट किया। ये अपने व्यूवर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि जनता का आशीर्वाद उसी तरह से मुझ पे बना रहे जिस तरह से आज तक बना रहा। बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए बहुत मज़ा आया इंटरव्यू करके, क्योंकि आपने बहुत ही खुलकर सभी सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी फिर से आप पर विश्वास जताए और आपकी जनता का पूरा भरोसा आप पर बना रहे। तो आपने ये देखा कि रुद्रप्रयाग के जो 2 बार के बीजेपी विधायक हैं भरत सिंह चौधरी जी, जो अभी उन्हें मंत्री पद मिला है, धार्मिक कैबिनेट विस्तार हुआ तब उन्हें एक मजबूत विभाग उन्हें मिला है और बहुत अच्छा वो काम भी कर रहे हैं बतौर विधायक। जिस तरीके से उन्होंने अब तक काम किया है, वाकई में जनता भरोसा जता रही, यही कारण है कि उन्हें दूसरी बार भी मौका मिला है। बहरहाल देखना होगा कि 2027 में बीजेपी का क्या कुछ निर्णय लेता है और आपका क्या कुछ रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।